हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से मेरा मन था कि इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ाते हैं और इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे ही देखा कि चलो मेरी क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, कोई बात ही नहीं है, कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन चलो इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस हम पढ़ते हैं फिर भी। तो ये इंडियन इकोनॉमी का एक लेक्चर होगा, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी का एक और लेक्चर होगा। 2 ही लेक्चर होंगे, इसमें 120 क्वेश्चन्स होंगे, टोटल 120 प्रश्न होंगे। और इसके बाद मैं बता दूँ आपको कि मेरा जो आने वाले समय बैच स्टार्ट करने वाला मन है और स्टार्ट ही करने वाला हूँ, उसमें मैं ऐसे ग्राफ़िक्स के माध्यम से आपको इकोनॉमी भी समझाऊँगा, हिस्ट्री भी समझाऊँगा, जो भी इमेजेस मिलेंगी मुझे ओपन सोर्स के थ्रू, उन सब इमेज को मैं यूज़ करके आपको ग्राफ़िक्स के माध्यम से पूरा का पूरा बैच पढ़ाऊँगा। और आपको इतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर दूँगा मैं हर सब्जेक्ट्स मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफ़ी जो भी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इसके बाद साइंस, साइंस में तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके बाद स्टैटिक जीके और कंप्यूटर, जो जहाँ जोन सब्जेक्ट आता होगा, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, तो राजस्थान आरजे और इसके अलावा बिहार स्पेशल, ठीक है? इन सब में को मैं कंप्लीट करूँगा, मैं ही कंप्लीट करूँगा, यहीं पे ही करूँगा। चैनल का नाम प्राइम एसएससी ही रहेगा, ध्यान रहे ये चीज़। मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूँ, प्राइम एसएससी ही रहेगा। इसके अलावा मैं वीक में 4 क्लासेस ही लूँगा और ये सारा कुछ कंप्लीट करूँगा आपको। वन मैन आर्मी, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी, वो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पीटीएस-टेसी जॉइन नहीं किए, तो पीटीएस-टेसी ज़रूर जॉइन कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट्स तो यही है कि आपको 100 प्लस टेस्ट मिल जाएँगे, ठीक है? जस्ट 499 में। तो पीटीएस-टेसी जॉइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी जॉइन किए तो कोई बात नहीं, हम आपको फ्री भी टेस्ट देंगे। फ्री टेस्ट कितने होंगे आपको? टोटल अभी 5 हैं, इसमें मैं 5 टेस्ट और ऐड कर दूँगा। तो टोटल 10 टेस्ट आपको मिल जाएँगे। कितने? 10 टेस्ट मिल चुके होंगे। इसके अलावा कौन-सा ऐप डाउनलोड करना है? प्राइम जीएस अकेडमी ऐप। अभी यहाँ पर ये नाम लिख के आता है, कुछ दिनों बाद मेरा नाम लिख के आएगा यहाँ पर, जो भी है। तो ये नाम लिख कर आएगा यहाँ पर। तो ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब चलते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर, जहाँ जिसके लिए हम वहाँ पर आए हैं, इतनी मेहनत से पढ़ने आए हैं। तो भाई बड़ी मेहनत लगती है पढ़ने-वढ़ने में आने के लिए। क्यों पढ़ना चाहते हो आप लोग? कुछ नहीं, पढ़ ही लेते हैं बस। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के संबंध में कौन-सा कथन सबसे सटीक है? कौन-सा कथन सबसे सटीक है, इसमें पूछा हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में जो जीडीपी के संदर्भ में पूछा है, जीडीपी के योगदान के संदर्भ में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है और यह निरंतर बढ़ रहा है। एकदम करेक्ट आंसर है ये वाला, और उसने पूछा हुआ है। और द्वितीय क्षेत्र का सबसे योगदान सबसे अधिक है और यह स्थिर है, ऐसा नहीं है। योगदान सबसे अधिक नहीं, यानी कि मतलब बीच वाला है, मध्यम योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अभी भी 40% से अधिक है, तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन अभी अति सही नहीं है क्योंकि इसका योगदान भी ठीक-ठाक कम हो रहा है ना? अभी स्वतंत्रता के समय 50% था, लेकिन अब कम हो गया है और लगभग 15 से 20% बचा है। सो कई बार ये कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके लिए, और तीनों क्षेत्रों का योगदान लगभग समान है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ए नंबर सही है। यहाँ पर देख लीजिए आप कि जो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है, जो लगभग 55 से 60% है। वहीं द्वितीयक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है वो 25 से 30% है और प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का योगदान जो है वो 15 से 20% है। और स्वतंत्रता के समय जो कृषि का योगदान था वो 50% से अधिक था, सो वो भी कम हो गया है। समय के साथ जो सेवा क्षेत्र में है उसमें विस्तार हुआ है। ठीक है? यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद में मूल वृद्धि की गणना मूल वृद्धि की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है ना? मूल वृद्धि की गणना जो है वो आधार वर्षों में की जाती है, यानी कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात की है, तो इसने बोला है आपको नॉमिनल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी। तो जो नॉमिनल जीडीपी की गणना है वो आधार वर्ष के आधार पर नहीं की जाती है, बल्कि जो आधार वर्ष पे गणना की जाती है वो रियल जीडीपी की गणना की जाती है। किसकी? रियल जीडीपी की। तो इसलिए पहला गलत आपका हो जाएगा। वहीं सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है,
तो ये भी सही है एकदम, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछा है, इनमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पूछा हुआ है। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो बोलता है जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय, विदेशों से शुद्ध आय। मैंने इंडियन इकोनॉमी की क्लास ली हुई है जो करीब-करीब 3 से 4 घंटे 5 घंटे की है। तो जो ये क्लासेस है इसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने इंडियन इकोनॉमी को बहुत विस्तार तरीके से समझाया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी को विस्तार तरीके से समझाया हुआ है ना? वन शॉट वीडियो है, वन शॉट वीडियो है। सो इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को बेहतर तरीके से। यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ लीजिए, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी में देश के निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय शामिल होती है और विदेशियों द्वारा देश से ली जाने वाली आय घटाई जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा आता है, निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। व्यापक मुद्रा आपूर्ति M3, संकीर्ण मुद्रा M1, M2 करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा और M0 करेंसी प्लस बैंकों के पास नकद जमा। इसको मैं इस बार जब इंडियन इकोनॉमी समझाऊंगा, इसको आप मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में। आपको दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो आपको ये क्लासेस कहाँ पे मिलेगी? YT पे मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले आती है M0 है, जो M0 इसमें आता है करेंसी और बैंकों के पास जो नगद है वो शामिल की जाती है, इसलिए M0 सही है, डी का चौथा सही है। M2 में जो आता है वो करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा ही शामिल आती हैं। तो जे जो भी है ए का जो आएगा M1 आ जाएगी प्लस बचत जमा आ जाएगी, समृद्धि जमा आ जाएगी। M3 में जो है व्यापक मुद्रा शामिल होती है। क्या क्या आ जाएगी इसमें? M3 में आ जाएगा जो हाँ सही बोल रहा था मैं, है ना? M3 में आ जाएगा आपका दूसरा नंबर का M1 बचत जमा और सावधि जमा आ जाएगा। वहीं जो संकीर्ण मुद्रा है M1 है जो, उसमें आपका आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा इसमें संकीर्ण मुद्रा में? करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा आ जाएंगी इसमें। ठीक है। सो बी का तीसरा नंबर आ जाएगा और M2 में जो आ जाएगा आपका करेंसी प्लस बैंक जमा प्लस पोस्टल सेविंग आ जाएंगी। तो ए नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है। इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगा आपको, ग्राफिक्स के माध्यम से। M1 में करेंसी मांग जमा और अन्य जमा शामिल होती है। M2 में M1 प्लस बचत जमा पोस्टल सेविंग शामिल होती हैं। M3 में व्यापक मुद्रा में M1 प्लस बचत जमा प्लस समृद्धि जमा शामिल होती है। आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इन सभी घटकों की निगरानी करता है और मौद्रिक नीति के माध्यम से इन्हें प्रभावित करता है। मुद्रास्फीति के कारणों और प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सो इसने गलत कथन पूछा हुआ है, कौन सा कथन गलत है? तो संरचनात्मक जो मुद्रास्फीति है वो केवल विकसित देशों में पाई जाती है। इसने गलत पूछा है, ऐसा नहीं है। संरचनात्मक जो है कमियां है वो अपर्याप्त अवसंरचना के आधार पर आती है। जैसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है? जैसे कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट नहीं है उसका। तो जैसे सड़कें नहीं बनी हैं, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, तो इसकी वजह से जो सड़कें नहीं बनी हुई इसकी सप्लाई कम होगी। जब सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, मंदी आएगी। ठीक है। तो इसको कौन से बोलते हैं? बॉटल नेक, बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। मतलब बॉटल नेक का मतलब है, जैसे आपने बॉटल देखा होगा कि तो उसको फ्लो बनाने के लिए एक नेक में उसमें ऐसा, जैसे जब आप बॉटल बनाते हो तो इस तरीके की बॉटल होती है अक्सर। तो ये जो बॉटल होती है यहाँ पे, ये बॉटल नेक है। ठीक है। ये कर देना। सो जो संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहाँ पर पाई जाती है? अधिकतर टाइम पर विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है, ना कि विकसित देशों में। यह अर्थव्यवस्था संरचनात्मक कमियों जैसे अपर्याप्त संरचना, बाजार की अपूर्णता और आपूर्ति की बाधाओं के कारण होती है। भारत में ऐसी समस्या देखी जाती है मांग जनित मुद्रास्फीति में केनेसियन सिद्धांत के अनुसार होती है। लागत जनित मुद्रास्फीति आपूर्ति पक्ष की समस्याओं से उत्पन्न होती है और हाइपर इन्फ्लेशन की परिभाषा के अनुसार 50% प्रति माह से अधिक मुद्रास्फीति की दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI अधिक स्थिर होता है। कौन सा अधिक स्थिर होता है इसके बारे में पूछा है। बस जो तुलना में जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें वस्तुओं और सेवाएं दोनों हो जाती हैं। सो मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों ऐड की जाती हैं, जबकि इसमें सर्विसेज ऐड नहीं होती हैं। ठीक है। इसमें सर्विसेज ऐड नहीं होती है, केवल केवल गुड्स की आकलन किया जाता है। और यहीं पे जो है बाकी चीज़ें भी यहाँ पे, जैसे बॉटल नेक हो गई हैं, सारी इन्फ्लेशंस भी यहाँ पर काउंट हो जाती हैं यहाँ पर।
तो इस वजह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज़्यादा स्थिर नहीं है, ठीक है? स्थिर नहीं होता है। तो तुलना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अधिक स्थिर होता है, ऐसा नहीं है। सीपीआई में सेवाओं का अधिक भार होता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में प्राथमिक वस्तुओं का अधिक भार होता है। तो एकदम सही है, ये वाला करेक्ट आंसर है। तो इसका है ए गलत है, परंतु आर सही है। डी नंबर सही है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अभिकथन गलत है क्योंकि डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई अधिक अस्थिर वोलेटाइल होता है, ना कि अधिक स्थिर। सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भार अधिक होता है, जो मौसमी कारकों से अधिक प्रभावित होते हैं। और कारण सही है क्योंकि सीपीआई में सेवाओं का भार लगभग 28% है, जबकि डब्ल्यूपीआई में 22% है। डब्ल्यूपीआई में प्राथमिक सेवाओं का भार 22.6% है, जबकि सीपीआई में खाद्य और पेय पदार्थ का भार 45.9% है। भारत में 2014 मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए सीपीआई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 6वां आता है, भारत सरकार के बजट में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के बीच का अंतर पूछा हुआ है। जब आप बजट पढ़ते हो, तो बजट में आपको 2 प्रकार की प्राप्तियाँ होती हैं। एक तो सबसे पहले आती है आपकी पूंजीगत राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। हुँ। बजट 2 प्रकार का होता है। एक आता है राजस्व बजट और फिर आता है पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट में 2 प्रकार की प्राप्तियाँ होती हैं। एक तो पूंजीगत प्राप्तियाँ और यहाँ पर पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय। और यहीं पर इस प्रकार से होती है राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय। इस प्रकार से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है? और इस तरीके से याद भी कर सकते हो इसको। बाकी मैं बाद में बताऊँगा इन सारी चीज़ों को। अभी देखो मेरी राइटिंग भी बहुत खराब आ रही है, ये कुछ वजह हैं। तो जैसे राजस्व घाटा जो होता है, अब जैसे राजस्व व्यय है जो और राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, इनको घटा दिया जाता है एक-दूसरे से। तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया, जो अंतर होता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। और वहीं जो राजकोषीय घाटा है, जैसे कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय, मतलब पूंजीगत प्राप्तियाँ प्लस पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ और राजस्व प्राप्तियों को जोड़ दो, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को जोड़ दो। इन दोनों को घटा के जो आपको प्राप्त होगा वो कहलाएगा राजकोषीय घाटा कहलाएगा। इसका जो सही आंसर कहलाएगा, राजकोषीय घाटा और पूंजीगत व्यय को शामिल करता है, राजस्व घाटा नहीं शामिल करता है। इसका डी नंबर सही है। मुख्य अंतर यही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजस्व घाटा जो है वो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ हैं, केवल राजस्व मदें शामिल होती हैं। और राजकोषीय घाटे में जो कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ होती हैं, उधार को छोड़कर, जिसमें पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है। राजकोषीय घाटा वास्तव में सरकार के उधार की आवश्यकता को दर्शाता है। एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत राजकोषीय घाटा में जीडीपी के 3% और राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया था। राजस्व घाटा अधिक चिंताजनक है क्योंकि यह वर्तमान उपभोग के लिए उधार लेने को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7वां आता है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम एफआरबीएम, केलकर समिति की सिफारिशें, 15वीं वित्त आयोग और वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन। तो सबसे पहले आता है केलकर समिति की सिफारिशें आती हैं, जिसकी जो है 2002 में आई थी। 2002 में आई थी। इसके बाद एफआरबीएम अधिनियम जो है वो 2003 में लागू हुआ था। और फिर जो 15वीं वित्त आयोग है वो 2017 में आया था, नवंबर 2017 में आया था। 15वां वित्त आयोग नवंबर 2017 में आया था। वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है वो जुलाई 2017 में आया था। जुलाई 2017 में आया हुआ था। तो सबसे पहले आएगा 2 नंबर, फिर उसके बाद आपका 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 नंबर आएगा यहाँ पर और फिर आपका 3 नंबर। मुझे याद नहीं था। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 बी नंबर सही आंसर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ 15वें वित्त आयोग नवंबर 2017 में स्थापित किया गया था। केलकर समिति की सिफारिशें हैं जो कर प्रशासन में आधुनिकीकरण, कर दरों में कमी और कर आधार के विस्तार की सिफारिशें थी। एफआरबीएम का उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन लाना था। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो यह 1935 में स्थापित हुआ था। प्रारंभ से ही राष्ट्रीयकृत संस्था थी। यह केवल मुद्रा जारी करने का अधिकार रखता है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन नहीं करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह 1949 में राष्ट्रीयकृत हुआ था और यह भारत सरकार की ओर से सभी प्रकार के बॉन्ड जारी करता है। सो सारे सही, मतलब लगभग सही है। 1935 में स्थापित हुआ, प्रारंभ से ही राष्ट्रीय संस्था थी, ऐसा नहीं है। प्रारंभ से राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। यह केवल मुद्रा जारी करने का, ऐसा नहीं है। प्रबंधन करता है, तो ये वाला गलत है। ये वाला सही है। 1949 में राष्ट्रीयकृत हुआ था। तो सी नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो आरबीआई
की स्थापना है वो 1935 में हुई थी। किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। 1934 के तहत हुई थी। शुरू में निजी बैंक था, बाद में 1949 में राष्ट्रीयकृत हुआ और उसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में कर दिया गया। आरबीआई जो है करेंसी जारी करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी करता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक डीलर भी है, लेकिन सभी प्रकार के बॉन्ड जारी नहीं करता है। आरबीआई की प्रमुख कार्य हैं जो मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन, बैंकिंग पर्यवेक्षण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और सरकार के बैंकर की भूमिका को निभाना है। प्रश्न नंबर 9वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हमेशा मुद्रास्फीति का कारण बनती है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि का उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति को कम करना होता है। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हमेशा मुद्रास्फीति का कारण बनती है, ऐसा नहीं है ना? हमेशा कारण नहीं बन सकती है। तो ये वाला गलत है यहाँ पर। और आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि का उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति को कम करना होता है। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बी नंबर सही है। जब हम आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, उसको पढ़ेंगे डेली इकोनॉमिक्स क्लासेस में, आरबीआई की मौद्रिक नीति, वहाँ पर मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूँगा। मौद्रिक नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा जैसे रेपो रेट हो गया, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर, स्ट्रेटजी रिजर्व रेशियो और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका आता है बैंक दर, बैंक दर, तो इनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा एमएसएफआर, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट, तो इनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। इन टॉपिक्स को आप एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हमेशा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनती। यदि मुद्रा की मांग में बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन बढ़ रहा है, तो मुद्रास्फीति नहीं होगी। और क्योंकि रेपो रेट बढ़ाने से बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है, जिससे बैंक कम ऋण देते हैं और मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। मिल्टन फ्रीडमैन के मुद्रावादी सिद्धांत के अनुसार एम भी बराबर पी वाई मुद्रा समीकरण में सभी चर महत्वपूर्ण होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के गठन में और कार्यप्रणाली के संबंध में क्या कथन क्या सही है? इसमें 7 सदस्य होते हैं, जिनमें आरबीआई गवर्नर अध्यक्ष होता है। इसमें सरकार द्वारा नियुक्त 4 सदस्य और आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं। इसके अलावा यह प्रत्येक वित्तीय तिमाही में एक बार बैठक करती है और इसके निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं और वोटिंग पैटर्न सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है, जो वोटिंग पैटर्न है वो सार्वजनिक किया जाता है 14 दिन के अंतर्गत। ठीक है, यह प्रत्येक वित्तीय तिमाही में नहीं, हर 2 महीने में करता है। साल में 6 बार बैठक करता है, हर 2 महीने में। प्रत्येक 2 महीने में, प्रत्येक 2 महीने में, यानी कि हर 2 महीने में करता है। तो सरकार द्वारा नियुक्त 4 सदस्य और आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं। हाँ, एकदम सही है। 7 सदस्य हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर अध्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं, 7 नहीं होते हैं, पहली बात ये है। इसमें 6 सदस्य होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 7 सदस्य नहीं होते। आरबीआई गवर्नर अध्यक्ष होता है, डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति के प्रभारी और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य होते हैं और साल में 6 बार बैठक करती है और हर 2 महीने में करती है। निर्णय जो होते हैं वो बहुमत से होते हैं। जिसका वोटिंग पैटर्न है वो सार्वजनिक किया जाता है। 2013 में संशोधित आरबीआई नियम के तहत एमपीसी का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य था मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 4%-2% करना था। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों में अधिक राजस्व प्राप्त होता है और जीएसटी के बाद अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं है अप्रत्यक्ष करों से अधिक राजस्व प्राप्त होता है ना? ऐसा नहीं, गलत है ये। और जीएसटी के बाद अप्रत्यक्ष कर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, हाँ ये सही है, उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई है। तो जो प्रत्यक्ष कर है, जैसे आयकर और कारपोरेट से प्राप्त राजस्व है, वो अप्रत्यक्ष करों से अधिक हो जाता है, तो इसलिए ये सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाल के वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष करों, आयकर और कारपोरेट कर से प्राप्त राजस्व अप्रत्यक्ष करों से अधिक हो गया है। 2020-21 में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा लगभग 52% था और जीएसटी के बाद अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वास्तव में वृद्धि हुई है, विशेषकर कंपाइलेशन में सुधार के कारण। ऐतिहासिक रूप से भारत में अप्रत्यक्ष करों का योगदान जो है अधिक था, लेकिन आर्थिक विकास और औपचारिकरण के साथ प्रत्यक्ष करों का हिस्सा में वृद्धि हुई है। विकसित देशों में प्रत्यक्ष करों का योगदान अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखो, तो इसका क्या होगा, ए गलत है और आर सही है। प्रश्न नंबर 12वां है, कैस्केडिंग इफेक्ट है। कैस्केडिंग इफेक्ट है जो करों पर कर लगना कहलाता है। ठीक है, करों पर कर कहलाता है, सही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट पिछले स्तर पर भुगतान कर में वापसी होती है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है जो उपभोग स्थान पर कर संग्रह होता है। और वैल्यू एडेड टैक्स जो है मूल संवर्धन पर कर लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया, ए नंबर सही है।
यहाँ पर लिखा हुआ है केस कटिंग इफेक्ट का मतलब है करों पर कर लगना। तो जीएसटी से पहले की समस्या थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है व्यापारी पिछले स्तर पर भुगतान किए गए कर को अपने कर दायित्व से घटा सकता है। और इसके अलावा आता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन का मतलब है कर उत्पादन का स्थान नहीं बल्कि उपभोग स्थान पर लगता है। वैट और जीएसटी मूल संवर्धन पर लगने वाला कर है। जीएसटी इन सभी सिद्धांतों को अपनाता है और एक राष्ट्र एक कर के रूप में काम करता है। भारतीय कर व्यवस्था में टैक्स बेस क्या कहलाता है? टैक्स बेस का मतलब यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिए आप। टैक्स बेस ऐसे लिखते हैं, कर आधार, कर आधार आर बोलते हैं। टैक्स बेस विस्तार के समय में कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? तो जो है वो है सिंपल सा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और औपचारीकरण करना, जिससे कि लोग अपना टैक्स पे करने लगे और कर आधार में तो अधिक लोगों को कर नेट में लाना था, ना कि कर दरें बढ़ाना था। सिंपल सा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी इतने लोग टैक्स दे रहे थे, ठीक है? इस टैक्स के दायरे में इतने लोग आ रहे थे, तो आपने क्या किया, टैक्सेशन रेट नहीं बढ़ाई, ये वाली रेट नहीं बढ़ाई आपने। बट आपने इन लोगों का आधार बढ़ाने के लिए कि ये लोग बहुत ज़्यादा इसमें आ जाएँ, टैक्सेशन में आ जाएँ, तो आपने क्या किया कि उसको सरल प्रक्रिया में कर दिया, ठीक है? तो इस प्रकार से टैक्सेशन में मतलब टैक्स नहीं बढ़ाया बल्कि अधिक से लोगों को कर के नेट में दायरे में ला लिया। तो डिजिटल भुगतान लेन-देन से रिकॉर्ड रहता है, जिससे कर चोरी कम होती है। नोटबंदी, जीएसटी, डिजिटल इंडिया पहल जैसी इसी का उद्देश्य है। कर दरों में वृद्धि उल्टा प्रभाव डाल सकती है, लाफर कर्व कहलाता है जो। लाफर कर्व क्या होता है, जैसे मान लो आप ज़्यादा टैक्सेशन बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप रेट बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक समय बाद जैसे ये यहाँ के बाद लोग कर चोरी करने लगे और कर जब चोरी करने लगेंगे तो टैक्स में कमी आने लगेगी। तो आपका जो कर संग्रह है उसमें कमी आने लगती है। और कर संग्रह में क्यों कमी आती है? क्योंकि टैक्सेशन में मतलब कर चोरी में वृद्धि होने लगी है, ठीक है? इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की अर्थव्यवस्था के आकार जीडीपी की गणना के लिए आधिकारिक रूप से जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। जो किस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की राष्ट्रीय आय और जीडीपी गणना के लिए जिम्मेदार है। यह त्रैमासिक और वार्षिक जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बनाया गया। वर्तमान 2011-12 में आदर्श वर्ष माना जाता है और आरबीआई मौद्रिक नीति से जुड़े आंकड़े देता है। नीति आयोग नीति निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल पूंजी निर्माण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का निवेश शामिल होता है। सकल घरेलू बचत हमेशा सकल घरेलू निवेश के बराबर होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा शेष सही है? इसका जो सही आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है सकल पूंजी निर्माण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का निवेश होता है, बिल्कुल सही है। और सकल घरेलू बचत हमेशा सकल घरेलू निवेश में के बराबर होती है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ए नंबर है। सकल पूंजी निर्माण में सरकारी क्षेत्र जैसे और निजी क्षेत्र जैसे कारखाने, मशीनें आदि दोनों का निवेश शामिल होता है, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में घरेलू और बचत और घरेलू निवेश बराबर नहीं होती। यदि घरेलू निवेश अधिक है तो घरेलू बचत तो विदेशी पूंजी की जरूरत होती है ना। तो भारत में विदेशी निवेश दर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है, बचत दर से कम है। बंद अर्थव्यवस्था में एस बराबर एस होता है, सेविंग्स बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। भारतीय अवस्था में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच के अंतर को समझाने वाला सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? सबसे उपयुक्त कथन पूछा हुआ है तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। तो मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, इसका ये सही होता है। जो होता है नेट टैक्सेशन, नेट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT कहलाता है, ठीक है? तो मार्केट प्राइस इस तरीके से निकल आता है। यही मुख्य अंतर होता है इसके अंदर। फैक्टर कॉस्ट वह मूल्य है जो उत्पादन कारकों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम को मिलता है, और मार्केट प्राइस वह मूल्य है जो उपभोक्ता चुकाता है। सिंपल सा है। मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी, उत्पाद शुल्क शामिल होते हैं, लेकिन सब्सिडी घटाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की उत्पादन लागत 100 है, उस पर 18% जीएसटी है और 8 की सब्सिडी मिलती है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है वो 100 और मार्केट प्राइस 110 होगी। जीडीपी की गणना दोनों आधार होती है। जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। जैसे किसी वस्तु के उत्पादन लागत जो 100 रुपये लगा, ठीक है, उस पे जीएसटी लगा तो 18 रुपये जीएसटी हो गया, टोटल 118 रुपये हो गए, ठीक है। बट उसमें सब्सिडी जो सरकार ने दी थी तो 8 रुपये घटा रहे तो टोटल कितना 110 रुपये हो गया था। तो जीडीपी गणना दोनों आधार पर की जाती है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
रंगराजन समिति, गरीबी अनुमान, तेंदुलकर समिति, गरीबी अनुमान, लकड़ावाला समिति, गरीबी अनुमान और सलाहकार समिति, गरीबी अनुमान, सभी की सभी गरीबी अनुमान से संबंधित हैं। जो रंगराजन समिति है, ये कब आई थी? 2012 और 14 में आई थी। 2012 से लेकर 2014 के बीच में थी। इसने तेंदुलकर समिति की आलोचना की हुई थी और तेंदुलकर समिति इससे पहले आई हुई थी, 2009 में तेंदुलकर समिति आई थी। फिर लकड़ावाला समिति जो है 1993 में आई थी और अलग समिति है जो वो 1979 में आई हुई थी। सबसे पहले अलग समिति हो गया, फिर उसके बाद आपकी लकड़ावाला समिति हो गया, उसके बाद आपका तेंदुलकर समिति हो गया और उसके बाद आपका रंगराजन समिति होगा। 4, 3, 2, 1 ये नंबर सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है गरीबी अनुमान की पहली आधिकारिक समिति थी, अलग समिति जो थी, फिर लकड़ावाला समिति जो थी 1993 में राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा की सिफारिशें की थी। तेंदुलकर समिति 2009 में मिश्रित संदर्भ अवधि एमआरपी का उपयोग किया और शहरी गरीबी रेखा 2028 रुपये प्रतिदिन तय की थी। रंगराजन समिति जो थी 2012 और 14 में तेंदुलकर की आलोचना करते हुए ग्रामीण के लिए 32 रुपये और शहरी के लिए 77 रुपये प्रतिदिन गरीबी रेखा जाई गई थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा 1.9 परचेसिंग पावर पैरिटी पर डे का उपयोग किया जाता है पीपी के मॉडल पे आधार पर। मुद्रास्फीति में कमी डिसइन्फ्लेशन और अपस्फीति डिफ्लेशन दोनों अर्थव्यवस्था के अच्छे हैं। कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो ये दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सिंपल है, अच्छे कैसे हो सकते हैं, है ना? जैसे डिसइन्फ्लेशन है, जिससे मुद्रास्फीति दर में कमी हो सकती है, अच्छा हो सकता है। डिफ्लेशन कीमत स्तर में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, डिफ्लेशन जो है वो हानिकारक, क्योंकि इससे आप ना कीमत स्तर में गिरावट हो रही है। कीमत स्तर में गिरावट, उसका कारण भी है कि सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम हो गई है, तो लोग सप्लाई मतलब सप्लाई में अधिक है और उसकी डिमांड कम है। जब डिमांड कम है तो इसकी वजह से इसको डिमांड बढ़ाना है, तो इसलिए कीमत स्तर में गिरावट करनी पड़ती है। कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, एकदम सही है। ठीक है, तो ये गलत है परंतु आर सही है। जबकि डिसइन्फ्लेशन मुद्रास्फीति में दर में कमी अच्छा हो सकता है। डिफ्लेशन कीमत स्तर में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। डिफ्लेशन से उपभोक्ता खरीदारी स्थित करते हैं, आगे और सस्ता होने की उम्मीद में होते हैं, निवेश कम होता है और मंदी आती है। ठीक है, यहाँ पर जापान में 1990 में यही हुआ था। कारण सही है, क्योंकि कीमतों में गिरावट से वास्तविक आय बढ़ जाती है, परंतु डिफ्लेशन के नकारात्मक प्रभाव को भरपाई नहीं कर पाती है। ठीक है, भारत सरकार के बजट में ऑफ बजट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? तो जो ऑफ बजट फाइनेंसिंग की जाती है, ये सरकारी व्यय जो बजट स्थिति में दिखाई नहीं देता है, यही सही, इसका बी नंबर सही है। मतलब ऐसा होता है कई बार कि सरकारी खर्च है जो वो बजट से अधिक हो गया है, जितना बजट बनाया था उससे अधिक हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं कि सरकार जो होते हैं विभिन्न तरीके के सरकारी उपक्रम होते हैं, जैसे एफसीआई हो गया, उसको बॉन्ड देकर फूड सब्सिडी हो गई, एसपीवी हो गया, इसके जरिए हो गया। इसके अलावा ईपीआर हो गया, अतिरिक्त रूप से बजटीय संसाधन हो गए। इन कई तरीकों से वो बजट का व्यवस्था करती है और इनको क्या कहता है, बजट में नहीं दिखाई देता है। तो सरकारी व्यय जो बजट सिस्टम में नहीं दिखाई देता, उसे ऑफ बजट फाइनेंसिंग कहते हैं। जैसे सरकारी खर्च जो बजट में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया जाता है, या विभिन्न तरीकों से किया जाता है, सरकारी उपकरणों के माध्यम से, जैसे एफसीआई को बॉन्ड देकर फूड सब्सिडी, विशेष प्रयोजन व्हीकल एसपीवी के जरिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन एपीआर के रूप में एक्स्ट्रा बजटीय रिसोर्स, यह वास्तविक राजकोषीय घाटे को छिपाने का तरीका है। और सीएजी विभिन्न विशेषज्ञों ने इसकी आलोचना की है, क्योंकि यह राजकोषीय पारदर्शिता को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एफआरबीएम अधिनियम 2003 का मूल लक्ष्य नहीं था? तो एफआरबीएम अधिनियम का जो था वो 2003 का कोई मूल लक्ष्य नहीं रहा होगा, उसके बारे में बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित करना ही सही है, राजस्व घाटे को समाप्त करना ये भी सही है, केंद्र सरकार के कुल कर्ज को जीडीपी के 4% सीमित करना ऐसा नहीं है, प्राथमिक घाटे को धनात्मक बनाना यानी कि प्राथमिक अतिरेक करना था। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो सी नंबर सही है। इसने पूछा मूल लक्ष्य नहीं था। एफआरबीएम अधिनियम में मूल लक्ष्य थे राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करना था, राजस्व घाटे को शून्य करना था, प्राथमिक अतिरेक प्राइमरी सरप्लस प्राप्त करना था। केंद्र सरकार के कर्ज की सीमा 4%, 40% मूल एफआरबीएम में नहीं थी। वास्तव में राज्य सरकारों के लिए कर्ज की सीमा जीडीपी के 3% राजकोषीय घाटा तय की गई थी। 2018 में एन के सिंह समिति ने एफआरबीएम में संशोधन का सुझाव दिया था और कोविड-19 के कारण इन लक्ष्यों को लचीला बनाया गया है। प्रश्न नंबर 21 आता है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर। मुद्रीकरण, सरकारी प्रतिभूति खरीदकर मुद्रा छापना। वित्तीय समावेशन, सभी बैंकों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। तो इसका सही है, सभी एक दूसरे से सम्मिलित सही है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो बी नंबर
सही है। जो प्राथमिक घाटा होता है, वो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान ही होता है, यहाँ पर सही है। और राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ जो उधार को छोड़कर यानी कि ऋण को छोड़कर। और मुद्रीकरण जो है सरकारी प्रतिभूति खरीद कर जो है मुद्रा को छापना कहलाता है। और वित्तीय समावेशन सभी बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना होता है उपभोक्ताओं को। जनधन कार्यक्रम आया था वो उसी के तहत वित्तीय समावेशन बढ़ाने को लाया था। जनधन के तहत जो जनधन खाते खुलवाना था, ये वित्तीय समावेशन का ही वो था। इसके अलावा एलआईसी हो गया, जीवन बीमा निगम हो गए और भी इंश्योरेंस की तरह हो गए, इसको ही वित्तीय समावेशन कहा जाता है। मतलब लोगों को तक वित्तीय जानकारी पहुंचाना था। सरकार नई उधारी कितनी कर रही है? राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार छोड़कर। मुद्रीकरण डेफिसिट मोनेटाइजेशन का मतलब है आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड खरीदकर नई मुद्रा का सृजन करना। वित्तीय समावेशन का अर्थ है सभी वर्गों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसी का उदाहरण था। भारत में ये सभी अवधारणाएं आर्थिक नीति निर्माण में महत्वपूर्ण है। हवाला प्रणाली इसके आर्थिक प्रभावों के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो यह केवल अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग होती है। यह वैकल्पिक मुद्रा स्थानांतरण प्रणाली जो कालेधन को बढ़ावा देती है। यह आरबीआई द्वारा नियंत्रित आधिकारिक प्रणाली है। यह केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग होती है। तो जो है हवाला है एक अनौपचारिक प्रणाली है, अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग होती है। ठीक है? और यह वैकल्पिक मुद्रा स्थानांतरण प्रणाली जो कालेधन को बढ़ावा देती है, एकदम सही है। ये वाला सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है? अवैध गतिविधियों के लिए उपयुक्त तो होती है, लेकिन केवल वर्ड लगा हुआ है, केवल सही नहीं होता है। आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती तो कैसे कालेधन को बढ़ावा देती? यह केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग होती है, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग अकेला नहीं होती है। बिना वास्तविक धन हस्तांतरण के विश्वास पर आधारित है। यह भारत में फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत अवैध है। और इससे कालाधन, टैक्स एवेजन, आतंकवाद की फंडिंग होती है, विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करती है और आर्थिक नीति की प्रभावशीलता कम करती है। हालांकि कुछ श्रमिक इसका उपयोग रेमिटेंस भेजने के लिए करते हैं, लेकिन यह अवैध है। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाती है। प्रश्न नंबर 23 है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर हमेशा रेपो रेट से अधिक होती है। स्थायी जमा सुविधा एचडीएफ की दर हमेशा रेपो रेट से कम होती है। तो एकदम सही है ये दोनों। जो बैंक दर होती है वो हमेशा रेपो रेट से अधिक होगी, क्योंकि इसमें ये दीर्घकालीन है। जो दीर्घकालीन रहेगी, है ना, वो अधिक ही रहेगी। तो ये सही है। ठीक है। बैंक रेट जो है रेपो रेट से हमेशा 100 पॉइंट विशेष पॉइंट 1% अधिक होती है। और स्थायी जमा सुविधा जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर है, वो हमेशा रेपो रेट से कम होती है। एकदम सही है। तो इसका सही आंसर हो गया सी नंबर, सही है। जो वर्तमान में रेपो रेट है वो 6.50%, तो बैंक दर 7.50% होगी। और कथन दो सही है, क्योंकि एचडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होती है। जैसे एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर का हिस्सा है। और आरबीआई ने 2022 में एमएस की बजाय एचडीएफ शुरू किया हुआ था। दर संरचना एचडीएफ अधिक होगा, रेपो रेट कम होगा, बैंक दर सबसे अधिक होगा। यह मुद्रा बाजार में शब्द होती है। एचडीएफ सबसे कम होगा, फिर रेपो रेट उससे अधिक, फिर बैंक दर सबसे अधिक होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा जारी करने की प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन संबंध में क्या सही है? कथन सही है। यह स्वर्ण मानक पर आधारित है। यह न्यूनतम आर्थिक प्रणाली पर आधारित है। सो जो मुद्रा जारी करने की प्रणाली के संबंध में है, वो यह है न्यूनतम आर्थिक प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर है। इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपए जमा रखने पड़ते हैं। 200 करोड़ रुपए की अर्ची, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना है और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा है, रखनी होती है। इसके बाद वह असीमित मुद्रा जारी कर सकता है। 1997 से पहले अनुपातिक आरक्षी प्रणाली थी, जहां जहां जारी मुद्रा करता था और 40% स्वर्ण और चांदी रखना होता था। और वर्तमान प्रणाली अधिक लचीली, क्योंकि अधिक आवश्यकता अनुकूल है। और स्वर्ण मानक 1970 के दशक में समाप्त हो गया था। तो 1997 से न्यूनतम आरक्षी प्रणाली अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 25वां आता है। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इनको कालानुक्रम में पहले से लिखे हुए हैं, सन लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो जो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, सही है। फिर बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1970 में हुआ था। बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। सो 2, 3, इसके अलावा 1 और इसके अलावा 4। सो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। यहाँ पर लिखा हुआ 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण से हुई थी। पहला बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 14 बड़े बैंकों का हुआ था। दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में 6 और बैंकों का हुआ था। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में स्थापित हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य समाजवादी नीति के तहत वित्तीय समावेशन और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देना था। कुल मिलाकर 20 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। प्रश्न नंबर 26वां आता है। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर बढ़ाने
से बैंकों की उधार देने की क्षमता कम हो जाती है। सीआर बढ़ाने से बैंकों की उधार क्षमता सही हो जाता है, एकदम सही है। सीआर बढ़ने से बैंकों को आरबीआई के पास अधिक नकदी जमा करनी पड़ती है, ये भी सही है। इसलिए तो उनके पास कम होती है, सो ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर लिखा है सीआरआर वह प्रतिशत है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना होता है। जब सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों को अधिक पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिससे उनके पास ऋण देने के लिए कम पैसा बचता है और यह मुद्रा पूर्ति को कम करने का तरीका है। वर्तमान में सीआरआर जो है वो 4.50% है। सीआरआर पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए यह बैंकों के लिए लागत है। एसएलआर के विपरीत सीआरआर केवल नकद में होता है। प्रश्न नंबर 27वां है, भारत में जीएसटी की परिषद की संरचना और निर्णय प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीएसटी परिषद की संरचना और निर्णय प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें केंद्र का बोर्ड जो है शेयर है वो 1/3 और राज्यों का 2/3 होता है। ये नंबर जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार का वोटिंग शेयर जो है 1/3 और सभी राज्य सरकारों को मिलकर 2/3 है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। निर्णय जो है वो 3/4 बहुमत से होता है। ध्यान रहे यहाँ पर सर्वमति से नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 279 के तहत गठित है। केंद्रीय जो जीएसटी परिषद है वो किस अनुच्छेद के तहत है? 279 ए। तो आपको ये वाला जरूर याद कर लेना पॉइंट। ये वाला जो सारे वोटिंग वोटिंग शेयर इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जो है 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। प्रश्न नंबर 28वां आता है, निम्नलिखित में कौन सा जीएसटी के दायरे में नहीं आता है? सो वो है पेट्रोलियम उत्पादों पर कर जो लगता है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, केरोसिन अब भी जीएसटी के दायरे में नहीं आते। इन पर राज्य सरकारें जो होती हैं वो अलग से कर लगाती हैं। शराब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य वैट सभी जीएसटी में विलीन हो गए। सिगरेट पर जीएसटी के साथ साथ अलग से सेस भी लगता है। बिजली की आपूर्ति भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीएसटी परिषद भविष्य में इन्हें शामिल करने पर विचार कर सकती है। प्रश्न नंबर 29वां आता है जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयकर में छूट की राशि हर साल बजट में घोषित होती है, तो ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट कर की दर सभी कंपनियों के लिए समान होती है, ये भी नहीं है। सभी कंपनियों के लिए समान नहीं होती है। तो ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक ना तो दो। यहाँ पर लिखा है आयकर छूट की राशि जो है हमेशा बजट में नहीं बदलती है। वर्तमान में पुराने टैक्स रेजिम में 2.5 लाख से नए 3 लाख तक नए टैक्स फ्री हैं। कथन दो भी गलत है क्योंकि अलग-अलग कंपनियों के लिए अलग-अलग दरें हैं। नई कंपनियों के लिए 25%, टर्नओवर 400 करोड़ से कम वालों के लिए 25% और बाकी के लिए 30% दर है। घरेलू कंपनियों और विदेशी कंपनियों की दरें भी अलग हैं। सरचार्ज और सेस भी अलग से जुड़ते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अनुपात में हुए परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के अनुपात में हुए परिवर्तन का मुख्य कारण जो है सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं में परिवर्तन, आर्थिक संरचना में परिवर्तन और औपचारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, केवल जीएसटी का प्रभाव। तो इसका जो सही है कि प्रत्यक्ष कर और अनुपात में हुए परिवर्तन का मुख्य कारण जो है आर्थिक संरचना में परिवर्तन और औपचारीकरण है। जो है यहाँ पर लिखा है भारत में पिछले दशकों में जो है प्रत्यक्ष करों का योगदान बढ़ा है क्योंकि अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण हुआ है, सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है और मध्यम वर्गीय आय में वृद्धि हुई है। कॉर्पोरेट सेक्टर का विस्तार, नौकरी पेशा लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। टीडीएस और टीसीएस जैसी प्रणालियों ने प्रत्यक्ष कर संग्रह में बेहतर हुआ है। डिजिटल लेन देन, पैन आधार लिंकेज, जीएसटी जैसे सुधारों ने भी इसमें योगदान दिया है। विकसित देशों में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा अधिक होता है, भारत उसी दिशा में जा रहा है। प्रश्न नंबर 31 कहता है निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। खुला बाजार परिचालन, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, बैंक दर नीति, आरबीआई का उधार दर में परिवर्तन, नैतिक दबाव, आरबीआई का बैंकों पर अनौपचारिक दबाव, चुनिंदा साख नियंत्रण वरिष्ठ क्षेत्रों के लिए मार्जिन आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। खुला बाजार परिचालन है वो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें जो होती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं, ठीक है। बैंक दर नीति है जो तो आरबीआई का उधार दर में परिवर्तन है, सही है। नैतिक दबाव जो है आरबीआई का जो होता है बैंकों पर अनौपचारिक दबाव होता है और चुनिंदा साख नियंत्रण होता है, बिजनेस क्षेत्रों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं होती हैं। तो खुला बाजार परिचालन ओएमओ आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। बैंक दर नीति में आरबीआई अपनी उधार दर बैंक दर में परिवर्तन करता है। नैतिक दबाव मोरल सिचुएशन में आरबीआई अनौपचारिक दबाव डालकर उनकी नीतियों को प्रभावित करता है और चुनिंदा साक्ष्य नियंत्रण जो प्राथमिक क्षेत्र कहता है जैसे सोना शेयर बाजार के लिए मार्जिन आवश्यकताएं तय की जाती हैं। यह सभी मौद्रिक नीति के उपकरण है जो आरबीआई द्वारा इस्तेमाल करता है। प्रश्न नंबर 32 आता है भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत गलत पूछा हुआ है? इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, ये सही है। इसमें आरबीआई के गवर्नर सदस्य होते हैं, ये भी सही है। यह वैधानिक निकाय है जो संसद द्वारा स्थापित है, तो ये गलत है।
यह इसका उद्देश्य वित्तीय नियामकों के बीच समन्वय स्थापित करना है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो सी नंबर है, क्योंकि यह गलत है। एफएसडीसी यानी कि यह वैधानिक निकाय है जो 2010 में सरकारी अधिसूचना द्वारा स्थापित किया गया था, संसद द्वारा नहीं। और इसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री करते हैं। इसमें आरबीआई गवर्नर, सेबी अध्यक्ष, एडा अध्यक्ष और अन्य वित्तीय नियामक सदस्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है, वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न नियामकों के बीच समन्वय स्थापित करना है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद यह जरूरत महसूस हुई थी। प्रश्न नंबर 33 आता है, भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना मुख्यतः डब्ल्यूपीआई के आधार पर की जाती है। डब्ल्यूपीआई में खाद्य पदार्थों का भार सीपीआई से अधिक होता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर की गलत है। सो इसमें लिखा है मुद्रास्फीति की गणना मुख्यतः डब्ल्यूपीआई के वगैरह नहीं, ऐसा नहीं है, सीपीआई के आधार पर की जाती है। और डब्ल्यूपीआई में खाद्य पदार्थों का भार सीपीआई से अधिक होता है। डब्ल्यूपीआई में खाद्य पदार्थों का भार सीपीआई से अधिक होता है। तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत कथन है ना? इसमें दोनों ही कथन गलत हैं, ध्यान रहे यहाँ पर। ठीक है, सो इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं गलत हैं, ये गलत है और आर गलत है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अभी कथन गलत है, क्योंकि 2014 से खत्म मुद्रास्फीति लक्षणों के लिए सीपीआई का उपयोग किया जाता है, डब्ल्यूपीआई के नहीं। आरबीआई की मौजूदा सीपीआई सीपीआई मुद्रास्फीति पर आधारित होती है। कारण भी गलत है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में खाद्य पदार्थों का भार 14.4% से सीपीआई 15.9% से कम होता है। डब्ल्यूपीआई में प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन, विनिर्मित वस्तुओं का अधिक भार होता है। सीपीआई जनता की वास्तविक स्थिति को बेहतर दर्शाता है, क्योंकि इसमें सेवाओं का भी समावेश होता है। प्रश्न नंबर 34 आता है, भारत में कृषि मूल्य नीति के संदर्भ में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एमएसपी केवल खरीफ फसलों के लिए घोषित किया जाता है, और एमएसपी कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर तय होता है। और इसमें लिखा हुआ सरकार सभी घोषित फसलों की असीमित खरीदारी करती है, असीमित खरीदारी नहीं करती है। एमएसपी का उद्देश्य केवल निर्यात को बढ़ावा देना है, नहीं। एमएसपी जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएपीएसीपी की सिफारिश पर तय होता है। तो बी नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है एमएसपी जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाता है। एक खरीफ और रबी, खरीफ की फसलें और रबी दोनों फसलों के लिए घोषित होता है। वर्तमान में जो है 23 फसलों के लिए होता है, अभी 24 हो गई है। ठीक है, एमएसपी घोषित किया जाता है। सरकार सभी फसलों की असीमित खरीदारी नहीं करती है, मुख्यतः धान, गेहूं की खरीदारी एफसीआई के माध्यम से होती है। एमएसपी का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है, निर्यात प्रोत्साहन नहीं है। स्वामीनाथन समिति ने C2 प्लस 50% का फॉर्मूला सुझाया हुआ था। प्रश्न नंबर 35 आता है, निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उधार की शुरुआत, लीड बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, स्व सहायता समूह, बैंक लिंकेज योजना। तो लीड योजना जो है वो 1969 में प्रारंभ हुई थी गार्डल समिति की सिफारिश के आधार पर। और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार की शुरुआत जो है 1972 में शुरुआत हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी, नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर। और सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है 1992 में स्टार्ट हुआ था नाबार्ड के द्वारा। तो इसको लगा दीजिए। सबसे पहले आता है 2 नंबर, फिर उसके बाद आता है आपका 1 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद आता है 4 नंबर। सो 2, 1, 3, 4, 3 नंबर। यहाँ पर लिखा है लीड बैंक योजना 1969 में शुरू हुई थी, जो गार्डल समिति समाज का वर्ग थी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार 1972 में शुरू हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में नरसिंहन समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ था। स्व सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम जो 1972 में हुआ था, नाबार्ड द्वारा शुरू हुआ था। और ये सभी जो ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण थे। लीड बैंक योजना जो है हाजिले के लिए एक मुख्य बैंक नियुक्त किया गया था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो है कृषि, एमएसएमई क्षेत्र, आवास क्षेत्र आदि शामिल थे। भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? बैंकिंग लोकपाल योजना के संबंध में पूछा हुआ है। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू है, ऐसा नहीं है, दोनों बैंकों के लिए है। इसकी स्थापना 1950 में आरबीआई द्वारा की गई थी, ये वाला सही है। बैंकिंग लोकपाल के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, ऐसा नहीं है। यह केवल 1 लाख तक की शिकायतों पर विचार करता है, ऐसा भी नहीं है। तो जो बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में आरबीआई द्वारा लागू की गई थी, यह सार्वजनिक, निजी और विदेशी और सहकारी सभी प्रकार के बैंकों के लिए लागू है। वर्तमान में 30 लाख तक की शिकायतों पर विचार करता है। बैंकिंग लोकपाल के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी नहीं होते हैं। पीड़ित व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। 2021 में एक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की गई थी, जो बैंकिंग एनबीएफसी पेमेंट सिस्टम को कवर करती है, और यह निःशुल्क सेवा है जो ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करती है। कौन सी एकीकृत लोकपाल योजना? प्रश्न नंबर 37वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की गणना री इन्वेस्टेड अर्निंग में शामिल होती है। पोर्टफोलियो निवेश में कंपनी के प्रबंधन में निर्णय की मंशा नहीं होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही है, री इन्वेस्टेड अर्निंग शामिल होती है, सही है। पोर्टफोलियो निवेश में कंपनी के प्रबंधन में निर्णय की मंशा होती है, तो दोनों ही कथन सही है, सी 1 और 2 दोनों। यहाँ पर लिखा हुआ है
एफडीआई में 3 घटक होते हैं, इक्विटी कैपिटल, रीइन्वेस्टेड अर्निंग, फायदे को दोबारा निवेश करना, अन्य कैपिटल इंटर कंपनी लोन। और रीइन्वेस्टेड अर्निंग का मतलब है विदेशी कंपनी जो होती है अपने मुनाफे को वापस नहीं ले जाती बल्कि भारत में ही दोबारा निवेश करती है। इसको ही रीइन्वेस्टेड अर्निंग कहा जाता है। पोर्टफोलियो निवेश एफबीआई में निवेशक केवल रिटर्न के लिए शेयर बॉन्ड खरीदता है, प्रबंधन की मंशा नहीं रखता है। एफडीआई में न्यूनतम जो 10% की हिस्सेदारी होती है और दीर्घकालिक रुचि होती है। प्रश्न नंबर 38वां आता है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों के संबंध में कौन सा क्रम सही है? आकार के आधार पर सबसे बड़े से सबसे छोटे तक लगाना है हमें विदेशी मुद्रा भंडार के। सबसे पहले आते हैं विदेशी मुद्रा संपत्तियां, फिर आता है स्वर्ण भंडार, आता है एसडीआर, फिर आरटीपी में स्थिति आता है। तो ये सारे रिजर्व ट्रेंच होता है, रिजर्व ट्रेंच परिषद होता है जो आर्मी आईएमएफ कहलाता है। आईएमएफ में भारत की स्थिति, तो इसका ए नंबर सही हो गया। यहाँ पर देख लीजिए आप, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार सबसे बड़ा हिस्सा जो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का होता है। फॉरेन कंट्री एसेट्स होती हैं जो कुल लगभग 80 से 90% होती है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, एन आदि में निवेश शामिल होता है। दूसरा सबसे बड़ा घटक जो होता है वो स्वर्ण भंडार होता है 8 से 10%। और तीसरे स्थान पर होता है विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसके अलावा सबसे छोटा जो घटक होता है हर क्षेत्र की रिजर्व ट्रेंच पोजीशन होती है जो आईएमएफ के पास भारत की स्थिति होती है। यह संरचना अधिकांश देशों में समान होती है। प्रश्न नंबर 39 आ जाता है, भारत में चालू घाटा हमेशा चिंता का विषय होता है? ऐसा नहीं है हमेशा चिंता का विषय, जहाँ पर हमेशा बढ़ा जाए वो गलत ही होता है पॉसिबल वे में। चालू खाता घाटे की भरपाई के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह की आवश्यकता होती है, तो ये वाला सही है। तो ये गलत है परंतु आर सही है। चालू खाता घाटा हमेशा चिंता का विषय नहीं होता है। यदि यह जीडीपी के 2 से 3% तक है तो टिकाऊ पूंजी प्रवाह से फंड से हो रहा है, यह सामान्य है। विकासशील देशों में यह आम बात है क्योंकि यह निवेश के लिए आयात करते हैं। कारण सही है क्योंकि चालू खाता घाटे की भरपाई के लिए पूंजी खाते अतिरिक्त कैपिटल अकाउंट सरप्लस की जरूरत होती है। यदि विदेशी पूंजी प्रवाह पर्याप्त हो तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है। केवल तभी चिंता होती है जब घाटा बहुत अधिक हो या अस्थिर पूंजी प्रवाह पर निर्भर हो। प्रश्न नंबर 40वां आता है, भारत में राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा हुआ है। तो जो 40 का उत्तर सही है। राजकोषीय संघवाद के पूछा है वित्त आयोग की भूमिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? या केंद्र राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है? ये सही है एकदम। इसकी स्थापना संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत होती है। ये भी सही, जब मैंने पॉलिटी पढ़ाया था तब भी बताया था पॉलिटी। अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है तो आप पॉलिटी जाकर पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यह राज्यों के दिए गए जाने वाले सभी अनुदानों को निर्धारण करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी अनुदानों का निर्धारण नहीं करता है। यह वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग तक पहुँच गया। 15वें वित्त आयोग अभी कार्यरत है। अगले साल अगले या अगले के साल 5 साल बाद 15वें वित्त आयोग का गठन होगा, ठीक है। 16वें वित्त आयोग का गठन होगा। तो यहाँ पर लगा है सभी अनुदानों का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 275 सामान्य अनुदानों जनरल ग्रांट्स की सिफारिश करता है। केंद्रीय मंत्रालय अपनी योजनाओं के तहत अलग से अनुदान देते हैं। जीएसटी, क्षतिपूर्ति, प्राकृतिक आपदा राहत, अन्य विशिष्ट अनुदान अलग अलग तंत्र से दिए जाते हैं। वित्त आयोग तो मुक्ता कर डेवोल्यूशन डेवोल्यूशन वर्तमान में 41% है। अनुदान सिफारिशें स्थानीय निकायों फंड की सिफारिश करता है। प्रत्येक 5 साल में गठित होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित को सही मिलान कीजिए। डिजिटल इंडिया है जो नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देता है। जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर। मुद्रा योजना सूक्ष्म उद्यमों का वित्त पोषण। स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी को सहायता देता है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ए नंबर सही है। यहाँ पर लिखा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक मुख्य घटक डिजिटल पेमेंट और नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में का उद्देश्य वित्तीय समावेशन है। हर परिवार का बैंक खाता। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का वित्त पोषण प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना विशेषकर एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिलाने के लिए ये सभी वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर लिखा है भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है जो मुख्य बाधाएं कौन सी हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की मुख्य विकास की मुख्य बाधाएं पूछ रहा है। तो बेसिकली इसकी मुख्य बाधा है जो वो है कमजोर क्रेडिट रेटिंग सिस्टम और द्वितीयक बाजार में कमी है यहाँ पर। तो बी नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में मुख्य चुनौतियां जैसे कमजोर क्रेडिट रेटिंग सिस्टम, आईएनडीएफएस, डीएचएफएल जैसे मामले, अपर्याप्त द्वितीयक बाजार, बॉन्ड की तरलता कम होना, बैंक प्राथमिकता, कंपनियां बॉन्ड के बजाय बैंक लोन पसंद करती हैं, संस्थागत निवेशकों की कमी, जटिल नियामक ढांचा, ये सारी कमियां हैं। सरकारी बॉन्ड मार्केट की तुलना में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बहुत छोटा है। सेबी इसे विकसित करने के लिए विभिन्न सुधार कर रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और मार्केट मेकर सिस्टम। प्रश्न नंबर 43 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड केवल पूर्ण परिचालन में आने के बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट
पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीकों से लॉन्च हो सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। इसका जो सही आंसर है 1 और 2 दोनों। यहाँ पर लिखा हुआ दोनों कथन सही है। IDFI केवल उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं जो पूरी तरह से परिचालन में आ गए हों, नकदी प्रवाह जनरेट कर रहे हों और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पब्लिक जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं और प्राइवेट जो केवल संस्थागत निवेशकों के लिए होते हैं। साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की समस्या का समाधान करने के लिए वो 2000 के बाद शुरू किए गए थे। ये भी इनका नियामक होता है। प्रश्न नंबर 44वां आता है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंश्योरेंस नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का गठन, LIC का राष्ट्रीयकरण, निजी बीमा कंपनियों को लाइसेंस देना, उदारीकरण के बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की शुरुआत करना। तो इसमें सिंपल सा है, सबसे पहले आता है LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। इंश्योरेंस नियामक या कहते हैं IRDA का जो गठन है, विकास प्राधिकरण का गठन जो वो 2000 में हुआ था। और निजी बीमा कंपनियों को लाइसेंस देना जो है वो कब हुआ था? उदारीकरण के बाद 2000 में ही हुआ था। देखकर आराम से कह सकते हैं, निजी बीमा कंपनियां 2001 या 2002 में कह सकते हैं। और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। यहाँ पे देखिए, इसकी भी शुरुआत 2000 में हुई थी और इसकी जो शुरुआत है 2001 में हुई थी। ठीक है, तो इसका जो लगा लीजिए 2, 1, 3 और 4। तो 2, 1, 3, 4 ये नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ जो वहाँ पे गलतियाँ हुई थी, यहाँ पर आप उसको नोटिस कर लीजिए, है ना? यू यूनिट यहाँ पर क्या लिखा था? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स 2001 और 2002 में निजी बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। बाद में बीमा क्षेत्र उदारीकरण काफ़ी देर से हुआ था। वर्तमान में जीवन बीमा में LIC का हिस्सा अभी भी 60% से अधिक है। मल्होत्रा समिति 1994 बीमा सुधारों की सिफारिश की थी। भारत में पेंशन सुधार के संदर्भ में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें लिखा हुआ है NPS के बारे में, केंद्र सरकार के नए कर्मचारी के लिए 2004 से यह अनिवार्य है। 2004 से यह अनिवार्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संदर्भ में। सो इसका बी नंबर गलत है। बाकी यह परिभाषा अंशदान डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है, एकदम सही है। इसमें निजी क्षेत्र के व्यक्ति भी स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। और PFRDA इसका नियामक है। इसमें लिखा हुआ NPS केंद्र सरकार की 2004 से शुरू हुई, ठीक है, लेकिन यह 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू हुई थी, सभी के लिए नहीं थी। 2004 से पहले जो कर्मचारी थे वो पुरानी पेंशन स्कीम डिफाइंड बेनिफिट में ही रहे। बाकी कथन सही है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है जहाँ रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। 2009 से निजी क्षेत्र के लिए भी खुला है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नियामक है। 2003 में अंतरिम और 2013 में स्थायी रूप से स्थापित हुआ है। अटल पेंशन योजना भी NPS आर्किटेक्चर का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 46 आता है, भारत में रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। पूर्णतः परिवर्तनीय तो नहीं है रुपया, ठीक है, फुल कन्वर्टिबल नहीं है। चालू खाते में रुपया पूर्ण परिवर्तन 1994 से प्राप्त है। तो हाँ, ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। तारापुरी समिति की सिफारिश पे किया गया था ये सारी चीजें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रुपया जो है पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है, केवल चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता है, पूंजी खाते में नहीं है। क्योंकि 1994 में भारत ने IMF के अनुच्छेद 8 को स्वीकार करके चालू खाता परिवर्तन हासिल की थी। पूंजी खाते में अभी कई प्रतिबंध है, जैसे विदेशी निवेश की सीमाएं, ECB के नियम। तारापुर समिति ने 1997 और 2006 में पूर्ण पूंजी परिवर्तन के लिए रोड मैप सुझाया था, लेकिन अभी भी यह लागू नहीं हुआ है। भारतीय बीमा बाजार के संदर्भ में बीमा घनत्व और बीमा प्रवेश के बीच में क्या अंतर है? सो बीमा घनत्व प्रति व्यक्ति प्रीमियम है और बीमा प्रवेश GDP में बीमा का प्रतिशत है। ये सिंपल सी बात है। कितने लोग बीमा GDP में कितना प्रतिशत लोग बीमा ले चुके हैं, इंश्योरेंस करवा चुके हैं और कितना एक व्यक्ति के लिए प्रीमियम लगता है GDP का? तो इसका बी नंबर सही है। बीमा घनत्व का मतलब है इंश्योरेंस डेस्टिनी प्रति व्यक्ति वार्षिक बीमा प्रीमियम डॉलर में और बीमा प्रवेश इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब है कुल बीमा प्रीमियम का GDP प्रतिशत में कितना हिस्सा है। बीमा घनत्व विश्व औसत में बहुत कम है। जीवन बीमा में प्रवेश लगभग 3.2% है और सामान्य बीमा में 1.2% है। ये दोनों संकेतक बीमा बाजार में विकास को मापने के लिए उपयोग होते हैं। स्विस रे जैसी कंपनी इन आंकड़ों को नियमित रूप से प्रकाशित करती है। प्रश्न नंबर 48 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था में के शिफ्ट रिकवरी का विशिष्टता नहीं है? तो विभिन्न सेक्टरों में असमान रिकवरी, ये सही है। आय समानता वृद्धि भी हो सकता है। सभी क्षेत्रों में समान गति से विकास, ये नहीं है।
इसमें पूछा है विशेषता नहीं है, सो का विशेषता है डिजिटल और पारंपरिक अर्थव्यवस्था के बीच का अंतर। तो के आकार रिकवरी का मतलब है आसमान रिकवरी, जहाँ कुछ सेक्टर तेजी से बढ़ते हैं, ऊपर की लाइन, जबकि अन्य पीछे रह जाते हैं, नीचे की लाइन। के अक्षर दिखता है जैसे कोविड-19 के बाद भारत में यही दिखाया गया था, आईटी, फार्मा, डिजिटल, इस प्रकार का एक ग्राफ बनता है, कह सकते हैं, ठीक है? इस प्रकार का ग्राफ बनता है। ऊँचाई वर्ग को फायदा हुआ, सभी क्षेत्रों में समान विकास, वी शेप और यू शेप की रिकवरी। वी शेप की रिकवरी क्या होती है? जैसे यहाँ पर आपकी पहले इन्फ्लेशन बढ़ रही थी और फिर इस तरीके से, और फिर जब इन्फ्लेशन करेगा तो इस तरीके, और फिर के शेप, यहाँ पर यू शेप्ड की रिकवरी, वी शेप्ड की रिकवरी कहलाती है। ठीक है? प्रातः 49 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सरकार सलाहकार द्वारा, तो सही है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सही है। मौद्रिक नीति रिपोर्ट, ये भी सही है। और राष्ट्रीय आगे आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी द्वारा, सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई द्वारा वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है। मौद्रिक नीति रिपोर्ट भी आरबीआई द्वारा साल में 2 बार अक्टूबर और अप्रैल में जारी की जाती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े जीडीपी और जीबीए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 50 आता है, भारत में कृषि विपणन सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो एपीएमसी मंडियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ई नाम प्लेटफॉर्म केवल अनाज के लिए उपलब्ध है। एफबीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देकर किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ाई गई है। सो इसमें सही जो आंसर है वो सी नंबर सही है। एफबीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देकर किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर लिखा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों का सामूहिक संगठन है जो कृषि उत्पादन और विपणन मूल संवर्धन में सहायक होता है। ध्यान रहे यहाँ पर सरकार 2024 तक 10,000 एफबीओ बनाने का लक्ष्य रखती है और एपीएमसी मंडी को समाप्त नहीं किया गया बल्कि सुधार किया जा रहा है। जैसे ई नाम पोर्टल हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जैसे सभी प्रकार के कृषि उत्पादों के लिए, केवल अनाज के लिए नहीं, कृषि निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है कि प्रतिबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का विकास एनपीआईसी द्वारा किया गया है। एकदम सही है। रुपए कार्ड केवल भारत में ही उपयोग हो सकते हैं ऐसा नहीं है, अब तो और भी जगह उपयोग हो सकते हैं, तो केवल एक सही है। ठीक है, इसका सही आंसर देखते हैं हम। यूपीआई का विकास जो है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था, 2016 से परिचालन में है। कथन दो गलत है क्योंकि रुपए का कार्ड अब कई देशों में स्वीकार किए जाते हैं। एनपीसीआई ने सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल आदि देशों के साथ समझौते किए हैं और रुपए का और उद्देश्य वीजा और मास्टर कार्ड के विकल्प रूप में घरेलू कार्ड नेटवर्क बनाना था। यूपीआई वर्तमान में भारत की सबसे सफल डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे महीने में अरबों लेनदान होता है। प्रश्न नंबर 52 आता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में फिस्कल डोमिनेंस की समस्या का क्या अर्थ है? राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अधिक खर्च करती हैं, मौद्रिक नीति राजकोषीय आवश्यकताओं के अधीन हो जाती है, निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से अधिक निवेश करता है। तो इसका जो सही आंसर है कि क्या अर्थ है, फिजिकल डोमिनेंस का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है मौद्रिक नीति राजकोषीय आवश्यकताओं के अधीन हो जाती है। इसका बी नंबर सही। यहाँ पर लिखा है फिजिकल डोमिनेंस का मतलब है सरकार के राजकोषीय दबाव, अधिक उधार की जरूरत के कारण केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति प्रभावित हो जाती है। यह तब होता है जब आरबीआई को सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर होना पड़े। डेफिसिट मोनेटाइजेशन, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण कठिन हो जाता है। कोविड-19 के दौरान यह चिंता थी जब सरकारी उधार बहुत बढ़ गया था। आरबीआई की क्षमता इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एफआरबीएम जैसे कानून जैसी समस्या से बचने के लिए बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 53 आता है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क का गठन किया गया था। माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक संसद में पारित होना था। जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी। जीएसटी का वास्तविक क्रियान्वयन था। तो जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया था। कब किया गया था? संविधान संशोधन विधेयक सितंबर 2016 में पारित किया गया था। इसके बाद जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया था। तो वस्तु एवं सेवा कर जो नेटवर्क का गठन है, जीएसटी नेटवर्क का गठन है, मार्च 2017 में किया गया था। जीएसटी संशोधन विधेयक जो है वो सितंबर 2017 में किया गया था। फिर जीएसटी परिषद की जो पहली बैठक है, तो पहली बैठक कब हुई थी? सितंबर 2016 में हुई थी। इसके अलावा जीएसटी का वास्तविक क्रियान्वयन है वो 2017 में प्रारंभ हुआ था। तो इसको आप लगा सकते हो, सबसे पहले आता है दूसरा नंबर, सितंबर 2017 ही है इसका भी। फिर दूसरा नंबर, फिर आएगा आपका पहला नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, उसके बाद चौथा नंबर। सो 2 1 3 4 2 1 3 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। जीएसटी संविधान संशोधन जो 122वां संविधान सितंबर 2016 में संसद में पारित हुआ था। जीएसटी नेटवर्क का गठन जो है मार्च 2017 में किया गया था। जीएसटी परिषद की पहली बैठक जो है सितंबर 2016 में हुई थी और जीएसटी का वास्तविक क्रियान्वयन जो 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ था। जीएसटी
एन एक तकनीकी प्लेटफॉर्म है जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने और कंपाइलेशन के लिए बनाया गया था। जीएसटी को स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कर सुधार कहा जाता है। इसने अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाने का प्रयास किया हुआ था। प्रश्न नंबर 54 आता है, भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कृषि का सबसे अधिक भार है। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है। तो ये सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कृषि सबसे अधिक हिस्सा 18% कुल उधार का निर्धारित है। कुल पीएसएल 40% है, जिसमें कृषि 18%, एमएसपी 7.5%, निर्यात क्रेडिट 5%, शिक्षा 8%, आवास 28% आदि शामिल है। कृषि में भारत की लगभग 42% आबादी कार्यरत है। तभी जीडीपी में योगदान 15-17% है। इसलिए रोजगार और खाद्य सुरक्षा के कारण कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रहे। भारत में वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता रणनीति बनाई थी, ये भी सही है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह वर्ष दिवस मनाया जाता है। सेबी का इन्वेस्टर डॉट गवर्नमेंट पोर्टल विचार को जानकारी देता है, ये सही नहीं है। पीएमजीडीवाई खाताधारक को रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है, ये भी सही है। इसका सी नंबर सही। यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इन्वेस्टर डॉट गवर्नमेंट डॉट पोर्टल व्यापक वित्तीय शिक्षा प्रदान करता है, केवल शेयर बाजार की जानकारी नहीं देता है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा बॉन्ड और पीएफ आदि सभी वित्तीय उत्पादों की जानकारी है। एनएफएसएल 2020 से 2025 तक जारी किया गया था। नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था जो 2020 से 2025 में द्वारा बनाया गया था। वित्तीय साक्षरता सप्ताह वित्तीय न्यायों के द्वारा हर साल अलग-अलग विषयों पर मनाते हैं। पीएमजीडीवाई खाताधारकों को रुपये डेबिट कार्ड दिया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले जो थे, जिसमें दुर्घटना बीमा भी शामिल है। डेट इंडिया के तहत वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा रहा था। प्रश्न नंबर 56 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का संबंध कृषि ऋण माफी से है? तो कौन सी योजना का संबंध है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो थी वो एक प्रकार से कृषि ऋण माफी से नहीं है। इसमें नहीं है पूछा हुआ था। राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना, ये सारी योजनाएं वो थी, तो इसका ये गलत होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना का संबंध ऋण माफी से नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष आय सहायता योजना है जो किसानों को 6000 एक प्रकार से वही है, ऋण माफी ही है। 3 किस्तों में दी जाता है। बाकी 3 राज्यों में स्थानीय कृषि ऋण माफी योजना है। राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों में अपनी ऋण माफी योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 57 आता है, भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधार। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधार के संबंध में कौन सा कथन गलत कथन पूछा हुआ है? ठीक है, तो इसका जो कंपनी अधिनियम में स्वतंत्र निवेशकों की न्यूनतम संख्या तय की गई थी, ये भी सही है। लिस्टेड कंपनियों के लिए सीएसआर खर्च अनिवार्य था, बिल्कुल सही है। और सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में महिला निदेशक होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। तो इसका सी नंबर है। ऑडिट कमेटी में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत आवश्यक है, ये भी सही है। तो महिला निदेशक अनिवार्यता सभी पब्लिक कंपनियों के लिए नहीं है। यह उन कंपनियों के लिए अनिवार्य है जिन्हें पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे अधिक है, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे अधिक है। सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि बाकी कथन सही है। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या तय है। पात्र कंपनी नेट वर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए के लिए सीएसआर अनिवार्य है। ऑडिट कमेटी की स्वतंत्र निवेशकों का बहुमत जरूरी है। प्रश्न नंबर 58 आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी का सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। जन औषधि योजना, जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, डिजिटल लॉकर दस्तावेज भंडारण, ई श्रम पोर्टल, असंगठित मजदूरों का पंजीकरण। तो इसका ए नंबर सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट योजना का जो है सरकारी सब्सिडी, एलपीजी, फर्टिलाइजर, फूड सब्सिडी आदि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है जेनेरिक दवाओं को 50 से 90% कम दामों में उपलब्ध कराना है। डिजिटल लॉकर नागरिक अपने आधिकारिक दस्तावेज, आधार, पैन, डिप्लोमा आदि डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र में 38 करोड़ मजदूरों के लिए पंजीकरण बनाया गया है। देखिए, भारत में अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सिंपल है, बैंकों की जो एनपीए की समस्या और कॉर्पोरेट सेक्टर की उच्च लीवरेज समस्या है, इसको ही ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब है बैंकिंग सिस्टम, एनपीए की समस्या और कॉर्पोरेट सेक्टर अधिक कर्ज का बोझ, दोनों बैलेंस शीट खराब होना है। 2008 से 2014 के दौरान गंभीर थी, जब बैंकों में एनपीए बढ़े और कंपनियों पर कर्ज का बोझ था। इससे क्रेडिट ग्रोथ रुक गई क्योंकि बैंक नया ऋण देने से चकते थे और कंपनियां नए निवेश करने से डरती थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 में समस्या के विस्तार के लिए बताया गया था आईपीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 4R स्ट्रेटजी, रिकॉग्नाइजेशन, रिप्राइजेशन, रिजोल्यूशन, रिफॉर्म इसी समस्या के समाधान के लिए लाए गए थे। हमारा अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दो कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? भारत में डिजिटल की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, एकदम सही है। जनधन आधार मोबाइल जेम ट्रिनिटी डेमोक्रेसी पेमेंट का आधार है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। तो यहाँ दुनिया सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट लेन देन होता है मुक्ता यूपीआई का माध्यम है। 2023 में भारत में लगभग 48% रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन हुए, जो विश्व के
सबसे अधिक जेम ट्रिनिटी जनधन खाते आधार पहचान मोबाइल कनेक्टिविटी डिजिटल पेमेंट का आधार है। इसने डीबीटी का संभावना है वित्तीय समय में क्रांति लाई। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भारत में डिजिटल पेमेंट की सराहना की। कोविड-19 के दौरान डिजिटल पेमेंट भी ज़्यादा तेज बना। तो सबसे पहले मैंने देखो बहुत फास्ट तरीके से पढ़ाया हुआ है। अब तो जो मैं व्याख्या होता है वही पढ़ा देता हूँ। अभी मेरा काम है एक क्लास को कंप्लीट करना और मैं एक क्लासेस पीछे चल रहा हूँ स्टैटिक जीके की। उसको पॉसिबल वे है कि आज नहीं तो कल कंप्लीट कर दूँगा। उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है? और इसके बाद जो हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, वो तो चल ही रही हैं। मैं 15 से सीएचएसएल कहें या सीएचएसएल नहीं, मैं सारे एग्ज़ाम के बोलूँगा। एक-एक करके सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे हम लोग। एक-एक करके सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है, मैं पीएससी के लिए, एसएससी के लिए, इसके अलावा रेलवे के लिए और यूपीएसआई या कहें एसआई के लिए, इस सभी एग्ज़ाम को कवर करते हुए जो भी पीवाईक्यू होंगे, सभी मिक्सअप पीवाईक्यू की हम प्रैक्टिस करेंगे डेली। और डेली इसका नाम होगा प्राइम शो, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिए, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये डेली सुबह 7 बजे होगी क्लासेस, ठीक है? चैनल और टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए, ध्यान से जॉइन कर लीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।